गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं अपना सेशन ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऐसे 540। चलिए, तो देखिए अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। द मैनेजमेंट refused to provide the information to the auditor as it believed that the judgment and estimate made in the prior period were based on the information available at that time, and the review of the prior period information should not be done by the auditor in the current financial year. With regard to the relevant essay, comment on whether the contention of management is correct or not. Okay, देखिए ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, वो जो प्रायर पीरियड के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो उसको क्या करना चाहता है, रिव्यू करना चाहता है। तो मैनेजमेंट ना बोल रहा है कि प्रायर पीरियड के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते, वो आपके स्कोप से बाहर है। तो ये बता रहा है कि आपको बताना है एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड आपको बताना है कि क्या ऑडिटर प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू कर सकता है, क्या मैनेजमेंट का कंटेंशन सही है या नहीं, राइट। तो देखिए इसमें ऐसे 540 आपको अच्छे से याद है, वो आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने का बोलता था, जिसमें एक चीज आप कंसीडर करते थे, क्या करते थे, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को आप क्या करते थे, रिव्यू करते थे, राइट। क्या करते थे, रिव्यू करते थे। साथ में ऐसे 540 और बोलता था, क्या बोलता था कि आप जो प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ करंट ईयर के ऑडिट एस्टिमेट को इवेल्युएट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या करते हो, रिव्यू करते हो। कारण क्या था, क्योंकि उसको रिव्यू करने से अपन को बहुत सारे एविडेंस मिल सकते थे, जैसे कि है ना मैनेजमेंट के है ना बायस को लेके, या फिर एस्टिमेशन जो मेकिंग प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, वो कितना बढ़िया है, बराबर। हमको दूसरे भी और बहुत सारे एविडेंस मिल सकते थे। आप लोगों को पता चलता था कि उससे मटेरियल अनसर्टेनिटी कितनी है, मैनेजमेंट कितना एस्टिमेट कर रहा है और एक्चुअल रिजल्ट कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। तो अपन को वहां से रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिल सकते थे। इसलिए ऐसे 540 क्या बोलता है, आपको प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को भी रिव्यू करना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां से अपन को रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। तो इसका मतलब जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है कि आप प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को इवेल्युएट नहीं कर सकते, वो गलत है। ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू कर सकता है। पर इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना, हम प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट के रीजनेबलनेस को चेक नहीं करें कि वो रीजनेबल थे या नहीं थे, राइट। हम सिर्फ उसको क्यों इवेल्युएट करें, क्योंकि हमको करंट पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को क्या करना है, ऑडिट करना है, राइट। तो ध्यान रखना, ये स्कोप से बाहर नहीं है। ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू कर सकता है। देखिए देखिए सबसे पहले ऐसे 540 का बता रहा है that require auditor to review the account outcome of accounting estimate included in the prior period financial statement, right। फिर ये क्या बोलता है, however the review is not intended to call into question the judgment made in the prior period that were based on information available at that time। हम सिर्फ उसको करंट पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए ही क्या कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं। हम उसमें ये नहीं चेक करेंगे कि पहले आपने एस्टिमेट सही किया था नहीं किया था, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उसको करंट पीरियड के रेलेवेंट में ही कंसीडर कर रहे हैं, राइट। फिर अपन को कुछ इंपॉर्टेंस बता दें कि हमको प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों करने चाहिए थे। हमको मैनेजमेंट बायस का पता चलता है, मैनेजमेंट के एस्टिमेशन प्रोसेस का पता चलता है, अनसर्टेनिटी वगैरह कितनी है हमको उसके बारे में पता चलेगा, राइट। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट को भी रिव्यू करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या था। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, काफी बार इंस्टीट्यूट देखिए यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखती है, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखती है। पर आप एक चीज ध्यान रखना, आप एग्जाम में जब आंसर लिखो तब हमेशा कंक्लूजन लिखना, क्योंकि देखिए काफी बार आंसर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, राइट। काफी बार आंसर्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो काफी बार एग्जामिनर को क्या होता है, जब अपन अलग से कोई चीज हाईलाइट करते हैं, जैसे कंक्लूजन अपन ने लिखा, तो एग्जामिनर को क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है चेक करने के लिए, हम अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, थोड़े से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर देखिए अपन ने एक और जो रेलेवेंट अपन जो स्टार्टिंग में जो अपन ने जो प्रोसेस देखा था, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ये स्टडी के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेलेवेंट स्टैंडर्ड का क्या करोगे, आप रेफरेंस दोगे, क्या वो प्रोविजन बोलता है। फिर आप क्या करोगे,
जो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं आप उसके फैक्ट्स बताओगे और लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन बताओगे जो भी वो पूछ रहा है क्वेश्चन, राइट। ये हमेशा आपके फिजिक्स टेस्ट में होने चाहिए और ध्यान रखना आप जितना पॉइंट्स में प्रेजेंट करोगे वो ज़्यादा और बेटर रहेगा, राइट। आप पैराग्राफ में आंसर देने की क्या करना, प्रोसेस कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिस्टर बाल है, सीए, who has been appointed as the auditor of Healthy Foods Private Limited. The company purchased various types of grains and converts them into flour. While obtaining an understanding of the control environment of the company, he found that entity's risk assessment procedure has some loophole at various points in the purchase process, and company is required to make a certain material assumption in the financial statement on the basis of a fair value estimation. CA Bal foresees a risk of a material misstatement due to their fair value estimation, suggests him as to how he should deal with such a risk, elucidated with reference to relevant essay. ओके, देखिए सबसे पहले किसकी बात हो रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट की। और फिर क्वेश्चन अपन को क्लियरली देखिए होता है, क्वेश्चन अपन को क्लियरली दे रहा है कि जो ऑडिटर है उसको क्या लग रहा है, वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लग रहा है। दो कारण है, एक तो वहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट है। दूसरा जो एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वहाँ पे भी क्या है, कुछ वीकनेस है, कुछ लूप होल्स है। इसलिए क्वेश्चन है वो अपन को क्लियरली बता रहा है, क्या बता रहा है, क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप उसको किस तरीके से एड्रेस करोगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑडिटर ने वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया और उसने क्या किया है, रिस्क असेस कर दिया। उसने क्या किया है, रिस्क असेस करी है। अभी बता रहा है आपने रिस्क असेस करी है, तब आप उसको किस तरीके से डील करोगे, मतलब आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा है। क्या पूछा है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा है। तो ये दो तीन चीज अपन, पहले तो दो मेन पॉइंट थे, क्या क्या एएफआर के जो क्राइटेरिया है उससे कंप्लाई हो रहा है। देखिए, whether the management has appropriately applied the requirement of AFRF, और दूसरा जो मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है, राइट, किसकी बात हो रही है, whether the method for making accounting estimate are appropriate and have been applied consistently, राइट। देखिए अपन ने क्या किया था, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था, अपन वहाँ पे रिस्क असेस करती, क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है और बता रहा है आप किस तरीके से आपका रेस्पॉन्स डिजाइन करोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देख रहे हैं कि एएफआरएफ का जो क्राइटेरिया है क्या उसे है ना कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा हम मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस था, राइट, हम क्या करेंगे उसको एड्रेस करेंगे, देखेंगे क्या वो है ना कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ है नहीं हुआ है, क्या वो है ना रीजनेबल है या नहीं है, राइट। अब ये तो चीज ऑडिटर देखेगा। अब ऑडिटर इसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करेगा। तो देखिए हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जिसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, राइट। जैसे कि है ना कंट्रोल्स को टेस्ट करना, मैनेजमेंट के एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस को टेस्ट करना, मैनेजमेंट के जो एजम्पशंस वगैरह थे उसको देखना रीजनेबल है नहीं है। साथ में देखिए क्या उसको पॉइंट जो खुद का जो एस्टिमेट डेवलप करने की जरूरत है या नहीं है, राइट। देखिए पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, जितने भी इवेंट्स ऑकर हुए हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर क्या करेगा, उनको कंसीडर करेगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग एस्टिमेशन प्रोसेस है उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। फिर जो कंट्रोल्स थे ऑडिटर क्या करेगा, उनको भी टेस्ट करेगा। और ऑडिटर को लगता है कि खुद का पॉइंट एस्टिमेट डेवलप करना चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी डेवलप करेगा, राइट। बड़ा ईजी है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्या पूछ रहा है, तो आंसर देना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, राइट। आंसर देना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़। क्योंकि यहाँ पे भी काफी बच्चे जो थे वो क्या थे, कंफ्यूज हो गए थे, किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा, वो समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछा था कि ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया है खुद का, अब वो पूछा है कि आप उस रिस्क को किस तरीके से एड्रेस करोगे, क्वेश्चन ये था, राइट। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार तो इसको सेल्फ देख लेना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हेलो, हाँ, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, ये उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टाइम आपको वापस ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसकी लास्ट की दो तीन लाइनें देखें कि क्या बोलता है, कुछ समझ में आता है अपन को। देखिए, the auditor during the course of audit observe some change circumstance giving rise to need for accounting estimate. Inquiry of same was sought from the management. Can you list down some circumstance change of which will result in inquiry from the management? Okay, क्वेश्चन किसका है, एस्टिमेट्स का है। साथ में वो क्या बोले, कुछ सर्कमस्टेंस पूछ रहे हैं जिसके कारण मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट को हो सकता है फिर से है ना
रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। तो हमको ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस बताना है, राइट। तो ये क्लियरली अपन को लास्ट की 2 लाइन पढ़ने से क्लियरली समझ में आ गया है कि क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग होने वाला है, अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग। चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जो किसके है, जो किसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में है। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे तो मैनेजमेंट ने बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट लिए और वो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या किया, ऑडिटर को कम्युनिकेट किए, साथ में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिया होगा कि हमने जितने भी एस्टिमेट को रिकॉग्नाइज करना था हमने रिकॉग्नाइज किया, उसको प्रॉपर्ली मेजर किया, डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। तो मतलब ऊपर सिर्फ बिना फालतू के रामायण लिखी है, क्वेश्चन तो बड़ा डायरेक्ट है, आपको कुछ सर्कमस्टेंस बताने हैं, राइट, आपको कुछ सर्कमस्टेंस वगैरह बताने हैं। तो देखिए इंटर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बराबर, बहुत ईजी, जैसे कि एफआर की रिक्वायरमेंट में चेंज होना, लॉ की रिक्वायरमेंट में चेंज होना, राइट, या फिर कोई नए इवेंट्स कंडीशंस आ गए हैं, राइट, जो अपन को नई इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं, बराबर, या फिर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वगैरह चेंज हुए हैं। देखिए एंटिटी जैसे नए टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर किए हैं, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज हुए हैं, या फिर एएफआर अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस आया है, या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं, या फिर कोई नई कंडीशन या फिर कोई नए इवेंट्स वगैरह हुए हैं, राइट, जिसके कारण हमको देखना पड़ता है क्या जो हमने एस्टिमेट किया था क्या उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमको सिर्फ सर्कमस्टेंस बताने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, ड्यूरिंग द ऑडिट of Data Solution Limited, a listed company, your audit manager observed that several estimates are made by company. He seeks your guidance to know areas of accounting estimates that may give rise to lower level of risk of a material mistake. क्वेश्चन है, साफ साफ पूछा है कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे रिस्क जो है वो कम है। हम जो अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग तो एस्टिमेट करते हैं, कौन से ऐसे एरिया जहाँ पे रिस्क कम होती है। तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जो रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है, या फिर बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, या फिर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है, या फिर रूटीन नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, या फिर एएफआर जो है ना मॉडल बताता है या फिर जो क्राइटेरिया बताता है वो क्या है, सिंपल है, या फिर डेटा जो है वो क्या है, रेडिली अवेलेबल है, बराबर। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे अगर इन एरिया में अगर हमको अकाउंटिंग एस्टिमेट करना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क क्या होती है, कम होती है, राइट, अनसर्टेनिटी वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तो चलेगा, आप सिर्फ ये आपके डायरेक्ट नोट से भी हो जाएगा, ये आपके डायरेक्ट नोट से भी हो जाएगा। देखिए, बिजनेस एक्टिविटी दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स, या फिर रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन हो, या फिर अगर डेटा क्या है, रेडिली अवेलेबल है, या फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट वेयर द मेथड ऑफ मेजरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय एएफआरएफ इज सिंपल एंड कैन बी इजीली अप्लाइड, या फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट वेयर द मॉडल यूज्ड टू मेजर द अकाउंटिंग एस्टिमेट इज वेल नोन, या फिर जनरली एक्सेप्टेड, बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एल while auditing the audit of ABC Limited observed that a substantial amount is recognized in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation in the financial statements. Mr. L wants to know, Mr. L wants to obtain written representation from management to determine whether the assumption and estimate used are reasonable. Guide Mr. L with reference to relevant standards on auditing. देखिए ये क्या बोल रहा है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट उन्होंने किया है, राइट, तो ऑडिटर को पर्टिकुलर किन चीज़ों के रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने चाहिए, बराबर। ऑडिटर को पर्टिकुलर किन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने चाहिए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला तो हम लेंगे उसकी कंप्लीटनेस को लेके, राइट, सबसे पहले हम क्या लेंगे, उसकी कंप्लीटनेस को लेके। साथ में हम पूछेंगे एक और है ना, उनसे रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि ऐसे कोई इवेंट्स वगैरह हुए हैं जिसके कारण उनमें कोई चेंजेस करना चाहिए, तो वो भी आप हमको बताइए कैसे कोई इवेंट्स हुए हैं नहीं हुए। देखिए सबसे पहले तो जो भी एफ के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना चाहिए, आपने क्या है कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया, आप एक तो उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, दूसरा सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, साथ में आपको जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, रीजनेबल है, कंसिस्टेंट है, आप उसके रिगार्डिंग भी आप क्या करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। और साथ में आप एक चीज ध्यान रखना, साथ में एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पशन जो हम लेते हैं, राइट, वो डिपेंड करते हैं कुछ एक्शंस पे, राइट, कुछ एक्शंस हमारे इंटेंट पे डिपेंड करते हैं, राइट, तो आपको है ना उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, बराबर। तो बड़ा सिंपल है, हमने क्या क्या उल्टे करनी शुरू करी थी। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर जो उसके रिगार्डिंग होने चाहिए वो क्या है, कंप्लीट है, आप उसके रिगार्डिंग WR लोगे।
साथ में सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग आप WR लोगे, और फिर हमने साथ में 2 और पॉइंटर्स देखे थे। साथ में एक तो देखा था मैनेजमेंट का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, और दूसरा जो मैनेजमेंट का इंटेंट है या फिर कैरी आउट एक्शंस या फिर जो उनकी एबिलिटी होती है, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जब इतना बड़ा है तो मैं लास्ट की 2 लाइन एक बार रीड करना बेटर समझता हूँ। अब देखिए इसमें तो सिर्फ लास्ट की 2 लाइन भी पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखिए हाउ यू एज एन ऑडिटर कैन इवैल्यूएट दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट which involves significant risk and what if management has not addressed the effect of estimation uncertainty on provision made। तो देखिए इतना पढ़ने से मेरे को सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन किसका है, ऐसे 540 का अकाउंटिंग एस्टिमेट का, राइट। तो चलिए अब पूरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई हमारे एचके है जो किसकी ऑडिट कर रहे हैं, जीएसबी की। वो कौन से है ना फील्ड में काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में। और गवर्नमेंट ने कोई है ना नोटिस दिया इन कंपनीज को कि उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज एज ए लाइसेंस फी क्या करना है, गवर्नमेंट को देना है, राइट। उनको कोई लाइसेंस फी है ना गवर्नमेंट को देना है, बराबर। तो कंपनी ने क्या किया, उनका जो कोर बिजनेस था, मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर में जो कोर बिजनेस था, उसका क्या किया, पिछले 2 साल का क्या किया उन्होंने है ना गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। और फिर उस पे गवर्नमेंट ने वापस क्या बोला कि आपको सिर्फ कोर बिजनेस पे है ना लाइसेंस फी नहीं देनी है, आपको आपके टोटल रेवेन्यू पे क्या करना है, आपको है ना लाइसेंस फी देनी है। और इसके लिए कंपनी क्या गई, कंपनी चली गई कोर्ट में, बराबर। अब बात आती है एक्चुअल क्वेश्चन की। ऑन प्रूडेंस बेसिस जीएसबी लिमिटेड मेड अ प्रोविजन ऑन एस्टिमेटेड बिजनेस इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ नॉन कोर बिजनेस आल्सो। तो इस केस में क्या किया कंपनी ने, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्या किया, एक प्रोविजन बना दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर ये क्या बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ प्रोविजन वाज ऑफ सच यूज अमाउंट दैट द जीएसपी लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द क्वार्टर रिफ्लेक्टेड लॉस ड्यू टू दैट प्रोविजन, मतलब प्रोविजन का अमाउंट बहुत बड़ा होगा। How you as an auditor can evaluate this accounting estimate which involves significant risk and what if management has not addressed the effect of estimation uncertainty on provision made। Okay, तो ये क्लियरली ऊपर पहले क्वेश्चन में बहुत सारी रामायण लिखे, फिर क्लियरली बोला कि यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क लग रही है ऑडिटर को इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। वहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो आप इसको किस तरीके से डील करोगे, सिग्निफिकेंट रिस्क को आप किस तरीके से डील करोगे। हेलो, देखिए जब सिग्निफिकेंट रिस्क होती है तो हम मैनेजमेंट ने कुछ अल्टरनेटिव है ना कुछ ऑप्शंस देखे होंगे या फिर है ना एस्टिमेट देखे होंगे, एजम्पशन देखे, तो आपने उनको क्यों रिजेक्ट किया, राइट। आपने इसको ही क्यों सेलेक्ट किया, हम पर्टिकुलरली वो चीज़ देखेंगे। साथ में उन्होंने जो एजम्पशंस वगैरह दिए हम चेक करेंगे रीजनेबल है या नहीं है। और एज इट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, तो उससे रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी होती है मैनेजमेंट को क्या करना होता है, उसको भी एड्रेस करना होता है। तो क्या मैनेजमेंट ने अनसर्टेनिटी को एड्रेस किया या नहीं किया। अगर मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी को एड्रेस नहीं करती है तो ऑडिटर क्या करता है, खुद का पॉइंट एस्टिमेट भी क्या करता है, डेवलप करता है। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या अल्टरनेटिव एजम्पशंस कंसीडर किए थे, और अगर रिजेक्ट किए थे तो उनको क्यों रिजेक्ट किए थे, क्या कारण था। फिर हम देखेंगे द वेदर द सिग्निफिकेंट एजम्पशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, उनका इंटेंट देखेंगे, कैरी आउट एक्शन देखेंगे, उनकी एबिलिटी वगैरह भी देखेंगे। फिर अगर उन्होंने एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को सही से एड्रेस नहीं किया तो ऑडिटर क्या करेगा, खुद का पॉइंट एस्टिमेट भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, फिर द ऑडिटर जजमेंट मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी on the accounting estimate that give rise to significant risk, auditors shall, if considered necessary, develop a range with which to evaluate the reasonableness of the accounting estimate, right। बड़ा इजी है। ओके, अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। While auditing Jet Limited, you observe certain material financial statement adjustments have been based on an estimate made by the management. As the auditor, how do you minimize the risk of a material misstatement? अपन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कैसे मिनिमाइज करेंगे, बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बराबर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपन इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या करते हैं, सबसे पहले तो AFRF की रिक्वायरमेंट देखते हैं। साथ में हम देखते हैं जो मैनेजमेंट जिस तरीके से ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती है, जिसके कारण एस्टिमेशन लेना होता है, ऑडिटर क्या करेगा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। साथ में मैनेजमेंट का एस्टिमेशन मेकिंग जो प्रोसेस होता है, ऑडिटर क्या करेगा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैनेजमेंट ने क्या कोई एक्सपर्ट को लिया है, मैनेजमेंट क्या मॉडल यूज कर रही है एस्टिमेट लेने में, जो एजम्पशंस है क्या वो रीजनेबल है, राइट। क्या मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशन मेकिंग अनसर्टेनिटी थी क्या उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया नहीं किया, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को है ना हायर किया था क्या फॉर द
कंसिडरिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटर क्या करता है इस तरीके से एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस को क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है, और लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, प्रायर पीरियड के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट थे ऑडिटर क्या करेगा उसको भी रिव्यू करेगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट देखेंगे, कि मैनेजमेंट का जो आइडेंटिफाई करती है जिस तरीके से ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस था हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो प्रायर पीरियड में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट लिए थे हम उसको भी क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। राइट, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इजी है। देखिए क्या बोल रहा है, एजम्पशंस आर द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑफ कोर्स जो हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाते हैं वो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, तो ऑफ कोर्स एजम्पशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट का। Now, state the matter that the auditor may consider in obtaining an understanding of the assumption underlying the accounting estimate with reference to relevant standards on auditing। देखिए हमको हमेशा देखना होता है क्या कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट में जो एजम्पशंस लिए हैं क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, क्या वो इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। राइट, कंसिस्टेंट का मतलब किस किस के साथ, एंटिटी का जो बिजनेस नेचर है, जो जो ट्रांजेक्शन है, जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड क्या वो है ना कंसिस्टेंट है या नहीं है। साथ में जो मैनेजमेंट का जो एबिलिटी या फिर जो इंटेंशन है, जो इंटेंट है कुछ करने का, क्या वो उससे कंसिस्टेंट है या नहीं है। राइट, जो एजम्पशंस है क्या वो कंप्लीट है या नहीं है, नेचर ऑफ एजम्पशंस। राइट, साथ में क्या वो कुछ जो फैक्टर्स होते हैं क्या वो एंटिटी के कंट्रोल में है या फिर एंटिटी के ना कंट्रोल से बाहर है। बराबर, अपन इन सब चीजों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बाय इवैल्यूएटिंग द एजम्पशंस। देखिए जैसे कि नेचर ऑफ एजम्पशन अपन देखेंगे, फिर अपन देखेंगे वेदर द हाउ मैनेजमेंट असेस वेदर द एजम्पशंस आर रेलेवेंट एंड कंप्लीट, where applicable how management determine that the assumptions used are internally consistent, whether the assumption relate to matters with the control of management, the nature and extent of documentation if any supporting the assumptions। right, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए इसकी भी लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं, गाइड हिम with regard to estimation making process adopted by management with reference to relevant standards on auditing। मतलब क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है, क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है। देखिए क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, रिपीटेड है, क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड टाइप का है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखना कि मैनेजमेंट के एस्टिमेशन वर्किंग प्रोसेस की बात कर रहा, अभी अपने जो देखा था ना, एक्सपर्ट का डेटा क्या यूज हो रहा है, मॉडल क्या है, ये वाला सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा है, ये वाला जो थर्ड पॉइंट था सिर्फ उसी को पूछा। राइट, ये देखिए, तो चलिए इसी के साथ अपना ऐसे 540 होता है पूरा। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, कौन सा, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कोर्स ऑफ audit of Q Limited, its statutory auditor wants to be sure of adequacy of related party disclosures. Kindly guide the auditor in identifying the possible source of related party information। Okay, आपको रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है जो एंटिटी का जो है ना मिनट्स ऑफ मीटिंग से वहां से मिलेगा, या फिर जो एंटिटी के जो बैंक के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होते हैं ऑडिटर को वहां से रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि इनकम टैक्स का रिटर्न, या फिर एंटिटी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है वहां से, या फिर कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वहां से पता चलेगा, या फिर जो शेयर होल्डर्स का रजिस्टर वगैरह है वहां से पता चलेगा, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न से पता चल सकता है, या फिर हमारा जो रजिस्टर होता है MBP 1 MBP 2, या फिर जो सेक्शन हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं सेक्शन 189। राइट, वहां से हमको क्या पता चलकर रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे, जैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी हो गई। बराबर, या फिर कोई ऐसी जगह है ट्रांजेक्शन जहाँ पे क्या है मैनेजमेंट TCWG में क्या है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, तो ये कुछ एरिया है जहाँ से हमको क्या पता चल सकता है, रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चल सकता है। तो एक बार आप देख लेना, बहुत ईजी है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए इसकी लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ने से एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन शुरू करते हैं।
एक हमारी कंपनी है लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड, जो किस में काम करती है, फ्लोर कवरिंग को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने में। और ये जो कंपनी का जो अपन को क्या बता रहा, मेरे ख्याल से कंपनी का अपन को नेचर बताए, कंपनी किस में काम करती है, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी का ओवरव्यू दिया जा रहा है। फिर क्या बताता है, कंपनी ये जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें क्या होता है, मैनुअल एलिमेंट ज़्यादा है, मतलब क्या है, लेबर का ज़्यादा यूज है, और मशीनरी का क्या है, कम यूज है। मशीनरी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है, सारा काम क्या करते हैं, लेबर खुद करते हैं मैक्सिमम काम। कंपनी का कोई प्लान नहीं है अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का, या फिर अपने बिजनेस को और बड़ा करने का, नए नए प्रोडक्ट ऐड करने का कंपनी का कोई प्लान नहीं है। Its directors are also holding a significant interest in another company, My Living Private Limited, engaged in the manufacturing of blanket using capital intensive machinery। चलिए, अपन को एक रिलेटेड पार्टी के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, एक रिलेटेड पार्टी के बारे में बताया जा रहा है। उसका नाम क्या है, माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड, और उसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे लेबर कम है और मशीनरी क्या है, ज़्यादा है, राइट। वहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी पे काम ज़्यादा होता है। Now, during the course of audit of My Living Private Limited, it was noticed by you that the company has sold machinery of rupees 1 crore to Living Well Private Limited during the year. The transaction has been done at a normal rate applicable to such used machinery. How do you view the above transaction as auditor of My Living Private Limited? मतलब एक रिलेटेड पार्टी है और उन्होंने क्या किया है, एक ट्रांजेक्शन किया है, मतलब उन्होंने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन किया है, बराबर। तो ये बोल रहा है कि आप इस सिचुएशन में किस तरीके से डील करोगे। पहला तो देखिए, ट्रांजेक्शन किसके साथ है, रिलेटेड पार्टी के साथ है। दूसरा ध्यान रखना, जिसको वो एसेट बेची है ना, राइट, उसको पर्टिकुलर एसेट की जरूरत नहीं है, राइट। वो आउटसाइड तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि वहां पे तो सारा काम लेबर करते हैं, उनको मशीनरी की जरूरत पड़ती नहीं, तो उनको मशीनरी सेल क्यों करी, राइट। तो यहाँ पे एक तो क्या है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। दूसरा यहाँ पे बिजनेस रैशनल क्या कर रहा है, लैक कर रहा है, राइट। यहाँ पे हमको ना कोई पर्पज है ना, हम रिलेट है ना, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है और जो एसेट उन्होंने ली है, दोनों के बीच में क्या है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड फैक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड फैक्टर भी हो सकता है। तो ऑडिटर को उस एंगल से भी क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ में हुआ है, तो ऑडिटर जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑडिटर क्या करेगा, तो वहाँ पे बिजनेस रैशनल चेक करेगा, राइट। पर्पस देखेगा ट्रांजेक्शन का, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है, राइट, विद द पर्पज ऑफ बिजनेस। ऑडिटर वहाँ पे क्या करेगा, देखेगा बिजनेस रैशनल देखेगा with related party perspective. It would help him understand the economic reality of such transaction and why it was carried out. In the given situation, there is no primary rationale for such a transaction. Living Well Private Limited does not manufacture blanket, and the purpose of part of the old machinery pertaining to blanket manufacturing has no rationale for it primarily. A business rationale from the related party perspective that appears inconsistent with the nature of business may represent a fraud risk factor. Right? तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन ही मुझे ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, गुड क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी की एक बार में इसका आंसर सही से ना दे आपको, एक चीज ये फाइनल के जब आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो ऑडिट के, तो आपको दिमाग बहुत ही है ना शांत, बहुत ही फ्री माइंड से उस क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे मिस्टर एक्स है, while conducting audit of PQR Limited, come across certain transaction which according to him are significant transaction with related party and identified to be outside entity's normal course of business. Guide Mr. X with example of such transaction and to understand the nature of significant transaction outside the entity's normal course of business. Right? Okay, बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप हमको ऐसे आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के कुछ एग्जांपल पूछे हैं, बराबर। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के कोई टर्म्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा टर्म उसका पूरा हो, उससे पहले उसके क्या हो रहे हैं, टर्म्स चेंज हो रहे हैं, राइट। उसके टर्म्स क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, बराबर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, राइट। या फिर जो सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि रीपर्चेज वगैरह के हम क्या कर रहे हैं, वैसे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए हमको एसेट सेल कर रहे हैं एट वेरी डिस्काउंट वगैरह, तो ध्यान रखना वो भी क्या है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। या फिर मान लीजिए हम कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि मर्जर वगैरह हो गए या फिर एक्विजिशन वगैरह हो गए, तो अगेन दीज आर ऑल व्हाट सच एग्जांपल ऑफ द आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और इन्होंने एक साथ में क्या पूछा था, दो चीज पूछी थी। एक तो अपना आंसर ये दिखना पड़ेगा
अगर क्या है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, राइट, तो हमको पहला तो उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा और साथ में देखना पड़ेगा क्या रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, हमको कुछ एग्जाम्पल से बताने, हमको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल से बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसलिए एक बार इसकी फिर से लास्ट की 2-3 लाइनें देखेंगे कि आप हमको कुछ बेनिफिट होता है या नहीं होता है। देखिए, highlight the matter that are addressed in discussion by CAZ with engagement team members with reference to relevant standards on auditing। लास्ट की 1 से 2 लाइन पढ़ने से कुछ का फायदा नहीं हो रहा है, शायद एक और लाइन पढ़ते तो आपको फायदा हो जाता। पर चलिए एक बार अपन पूरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जेकेएल लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में और रियल एस्टेट की क्या है बिजनेस में, हमारे को वाईटी करके है जो क्या है उसकी ऑडिट कर रहे हैं। फिर हमारे ऑडिट टीम के बारे में बता रहे हैं। तो एक तो सीए जेड है जो उसका एंगेजमेंट पार्टनर है, एक सीए क्यू जो पेड असिस्टेंट है और 3 आर्टिकल असिस्टेंट है। नाउ ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन सीए जेड ऑब्जर्व दैट huge amount of subcontract payment were made to Messrs JP Associate, a partnership firm in which director of JK Limited is managing partner। ओके, हमने जिसके साथ ट्रांजेक्शन किया है वो क्या है रिलेटेड पार्टी, क्या है रिलेटेड पार्टी। द एंगेजमेंट टीम discussed that SA 315 and SA 240 shall include specific consideration of the susceptibility of the financial statement to material misstatement due to fraud or error that could result from JKL Limited related party relationship and transaction। Highlight the matter that are to be addressed in the discussion by Mr. CAZ with engagement team member with reference to relevant standards on auditing। देखिए ये क्या बोलता है, इसने बोला कि देखिए ऐसे 315 आपको बोलता है कि आप ऑडिट शुरू करते हो, राइट, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट टीम के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहिए, राइट। आप क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट टीम के साथ पहले कुछ डिस्कशन करना चाहिए। ये ऐसे 300 भी कुछ इस तरीके की बात करता है, बराबर। फिर ऐसे 240 आपने जो देखा था वो भी क्या बोलता था, आप जब फ्रॉड के रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट टीम के साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी चाहिए, बराबर। और ऐसे 50 क्या बोलता है, बराबर, जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, राइट, वहाँ पे एक इन हैंड रिस्क होती है और साथ में वहाँ पे क्या है फ्रॉड फैक्टर भी होते हैं। तो आप एक्चुअली रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड आप अपने प्रोसीजर परफॉर्म करो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करना चाहिए। अब वो मैटर पूछा कि आप क्या क्या मैटर डिस्कस करोगे, आप क्या क्या मैटर डिस्कस करोगे, बराबर। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, राइट। फिर हमको जो रिलेटेड पार्टी जिसके बारे में पता है हम क्या करेंगे, अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड, बराबर। साथ में हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताएंगे क्या, जहाँ से आपको क्या हो सकता है इनके बारे में पता चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तब आप क्या करना, मैनेजमेंट का क्या करना, जो बिहेवियर होता है या फिर जो मैनेजमेंट के जो एक्शंस वगैरह है आप क्या करना, उनको भी देखना कि यार ये वहाँ पे AFI को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट, एक्यूरेसी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, राइट। तो अपन क्या करते हैं, कुछ चीजें अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए accordingly matters that are to be addressed in the discussion by CAZ among the engagement team include पहला तो नेचर एक्सटेंट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी। पहले तो बताएंगे कि ये एंटिटी के रिलेटेड पार्टी उनके साथ ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, बराबर। तो मतलब आप जब इसको चेक करो तब आप क्या करना, ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना। फिर हम क्या बोलेंगे, हम उनको और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की क्या करेंगे और इम्फेसाइज करेंगे। फिर हम उनको सर्कमस्टेंस या कुछ कंडीशन बताएंगे जो क्या कर सकती है, इंडिकेट कर सकती है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस। फिर हमको बताएंगे कि रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिलेटेड पार्टी के बारे में बता सकता है, अपन इसके रिगार्डिंग अभी क्वेश्चन भी देखा था। फिर अपन बताएंगे इंपॉर्टेंस दैट मैनेजमेंट TCWG अटेस्ट टू आइडेंटिफिकेशन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग फॉर और डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन, बराबर। साथ में बताएंगे कि किस तरीके से रिलेटेड पार्टी के साथ एंटर होकर फ्रॉड वगैरह किए जा सकते हैं, राइट, या फिर मिस स्टेटमेंट को किया जा सकता है। मान लीजिए मैनेजमेंट क्या करती है, कोई स्पेशल एंटिटी बनाए, राइट, अर्निंग्स को ट्रांसफर करने के लिए, हो सकता है प्रोफेशनल टैक्स कम भरना हो या फिर रिलेटेड पार्टी के बेनिफिट के लिए हो सकता है, इस तरह के कोई ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं, राइट। या फिर मान लीजिए रिलेटेड पार्टी से कोई एसेट है ना बहुत ज्यादा वैल्यू पे खरीदी जा सके, राइट, या फिर उनको एसेट बहुत कम प्राइस पे ना सेल की जाए, राइट। ये कुछ और एग्जांपल उसी के दिए हुए हैं। अपन नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, कौन सा, एक सेकंड होल्ड करिएगा।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कौन सा है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये स्टैंडर्ड हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। काफी बार इंस्टीट्यूट इसमें से क्वेश्चन पूछती है, और क्वेश्चन पूछती है तो उसके नंबर क्या होते हैं? नॉर्मली ज्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए अपन ने जो अपनी बुक में जो फॉर्मेट यूज़ किया है या फिर जो वर्ड्स की जो साइज यूज़ करी है वो थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पे अपन को जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम में पूछती तो ये एक पेज से ऊपर चला जाता है। क्या? एक पेज से ऊपर चला जाता है। तो एक पेज का क्वेश्चन देखती है एक बार दिमाग में टेंशन आ जाती है, यार क्वेश्चन क्या है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। देखिए लास्ट की 2 लाइन अगर मैं पढ़ूँ, क्या बोलता है? ऑन 8 May of 2022, board amended the account, approved the same and requested the auditor to consider this event and issue a fresh audit report for the year ended 31/3/2022. Analyze the issue involved and give your view as to whether or not the auditor could accept the request of the board of directors. Okay. यहाँ से तो मुझे क्वेश्चन देखने से किसका लग रहा है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स का लग रहा है। ईयर एंड के बाद कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और मैनेजमेंट ने क्या किया है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है? अमेंड किया है। और वो बोल रहा है कि ऑडिटर को क्या बोल रहा है कि आप क्या करिए, इस पे जो हमने जो न्यूली जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किए अमेंडेड, आप क्या करिए उस पर अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। क्या करिए? उस पर आप अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। क्वेश्चन इसका लग रहा है। चलिए, और ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना, आपको इश्यू भी बताना है। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें क्या क्या इश्यू है आपको वो भी बताना है। चलिए पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है। देखिए, अमुदन एंड कंपनी आर द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। हमारे जो ऑडिटर है उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट 4 May 2022 को क्या करी है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करी है। The AGM was decided to be held in the month of August 2022. On 6 May of 2022, company had received a communication from the CG that an amount of rupees 5,800 crore kept pending on account of incentive pertaining to the financial year 21-22 had been approved and the amount would be paid to the company before the end of May 22. देखिए अभी तक के थोड़ी सी समरी बनाते हैं क्या है। देखिए हमने जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसको डेट कब करी है? 4 May को, बराबर। फिर मान लीजिए कंपनी को कुछ रिसीट होने वाली थी किसी भी तरीके की, कोई है ना इंसेंटिव मिलने वाला था। कितने का? 5800 का, 5800 करोड़ का क्या मिलने वाला था? कोई इंसेंटिव मिलने वाला था, बराबर। और ये मैटर किससे रिलेटेड है? 21-22 से रिलेटेड है, बराबर। मतलब मैटर पहले क्या करता था? एग्जिस्ट करता था। और अब क्या हुआ? बिफोर द एंड ऑफ मे कंपनी को वो जो इंसेंटिव था वो रिसिप्ट हुआ, बराबर। तो एज ए मैटर पहले एग्जिस्ट करता था। और हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, जो एजीएम में प्रेजेंट करते हैं उससे पहले क्या हुआ कि वो है ना अपन को 5800 करोड़ क्या है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिला। और मैनेजमेंट ने क्या किया? इसके कारण अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया? अमेंड किया। मैनेजमेंट ने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया? अमेंड किया, बराबर। अब और on 8/5/22 the board amended the accounts approved the same and requested the auditor to consider this event and issue a fresh audit report for the year ended 31/3/2022, बराबर। मतलब हमने ना रिपोर्ट डेट कब करी थी? 4 को। हमने 4 तारीख को है ना रिपोर्ट डेट करी थी। और 8 मई को क्या हुआ? कंपनी को है ना इंसेंटिव मिल गया। और कंपनी ने उसके कारण क्या किया? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड किया। कंपनी ने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड किए। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या करिए? सबसे पहले तो केस के फैक्ट्स बताइए कि केस क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को है ना एडजस्ट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। इसलिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, बराबर।
दूसरा, अगर ऐसे कोई इवेंट्स अगर होते हैं तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, बराबर? पूछेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है, राइट? और किस तरीके से आप एड्रेस करोगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करोगे? फिर आगे क्या था, अगर मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करती है, ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करती है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर जो न्यूली अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर वहां तक अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करेगा और उस पर क्या करेगा? नई ऑडिट रिपोर्ट देगा। क्या करेगा? नई ऑडिट रिपोर्ट देगा। या फिर ध्यान रखना, आपने जो डीएल रिपोर्टिंग देखा था, एक रिपोर्ट में 2 डेट होती है और साथ में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देते हैं, ऑडिटर क्या करेगा? वो वाला प्रोसेस भी फॉलो कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इश्यू क्या थे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड किया जा सकता है आफ्टर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर बीइंग इश्यूड टू द शेयर होल्डर्स? What are the disclosure requirement if the financial statement are amended after the signing of audit report? What are the auditor's duties if the financial statement are revised after signing the audit report? तो ये क्या बोल रहा है, पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड किया जा सकता है क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, ये एज पर इंडेक्स 10 के अकॉर्डिंग है, राइट? साथ में इंडेक्स 10 कुछ डिस्क्लोजर देने की बात कर रहा है, उस डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, राइट? आप उसके इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, पहला तो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर अगर इवेंट इतना बड़ा है कि वो इवेंट अगर ऑडिटर को पहले पता होता तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता, तो उस केस में हमारे ऑडिटर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूसी के साथ क्या करेगा, डिस्कस करेगा, फिर वो बोलेगा कि आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से एड्रेस करने वाले हो, राइट? इंक्वायरी हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर क्या करती है एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करती है, ऑडिटर क्या करेगा, extend the audit procedure to the date of new auditor's report and provide a new auditor's report on the amended financial statement, right? या फिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ड्यूअल रिपोर्टिंग वाला, राइट? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दो ऑप्शन होते हैं ऑडिटर के पास, या तो पहला ये ऑप्शन या फिर सेकंड ये वाला ऑप्शन, ऑडिटर कोई भी ऑप्शन फॉलो कर सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटर लेवल का क्वेश्चन है। क्या है, एक एलएमपी एसोसिएट है जो क्या कर रही है, पीओ लिमिटेड की ऑडिट कर रही है। अब वो क्या करना चाह रहा है, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करना चाह रहा है टीसीडब्ल्यूजी की, whether any subsequent events have occurred which might affect the financial statement, right? देखिए ऑडिटर क्या करता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर पहले तो है ना मैनेजमेंट से पूछता है कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं या नहीं हुए, साथ में उनकी क्या करता है, इंक्वायरी करता है, साथ में जो प्रोसेस होता है वो ऑडिटर क्या करता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेता है, या फिर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है ऑडिटर क्या करता है उसको भी कंसीडर करता है, या फिर जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंटरिम वाले ऑडिटर क्या करता है उसको भी चेक करता है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव ऑकर्ड और नॉट। तो हमने इसमें पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, इंक्वायरी को लेकर ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू की इंक्वायरी करता है, राइट? कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग, जिस वो मैटर्स क्या होता है, अगर वो मैटर्स होते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े। तो अपन को कुछ ऐसे एग्जांपल बताने हैं, जैसे कि कोई नई ट्रांजेक्शन में एंटर करना, या फिर हमने जो एस्टिमेट्स वगैरह किए थे, राइट, उनमें कोई है ना कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, कुछ और डेवलपमेंट वगैरह हुए हैं, कोई नए और इवेंट्स वगैरह क्या है और सामने आए हैं जिसके कारण हो सकता है हमको एस्टिमेट वगैरह को क्या करना पड़े, रिवाइज करना पड़े, या फिर कोई ऐसा इवेंट वगैरह हुआ है जिसके कारण हमें गोइंग कंसर्न पे क्या हो सकता है, इफेक्ट वगैरह आ सकता है, या फिर आपने कोई नई गारंटी वगैरह ली है, राइट, वो इतनी बड़ी कि हो सकता है आपको डिस्क्लोजर वगैरह देना पड़े, बराबर बात समझ आ रही? तो अपन इस तरीके से क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स की इंक्वायरी करते हैं। देखिए क्या आपने कोई नया कमिटमेंट लिया है या फिर कोई आपने गारंटी वगैरह दी है, whether the sale acquisition of asset have occurred or are planned, आपने कोई है ना whether they have been increase in capital or issue of debt instrument, whether any asset have been appropriated by government, whether there have been any development regarding the contingencies, whether any unusual accounting adjustment have been made or are contemplated, whether any events or have occurred
or likely to occur that will bring into question the appropriateness of accounting policy used in the financial statement. Whether any events have occurred that are relevant to measurement of accounting estimate or provision made in the financial statements. Whether any events have occurred that are relevant to recoverability of assets. तो बहुत ही इंटर लेवल का क्वेश्चन था, एक बार इसको रीड करना बहुत ईजी है, आप आराम से इसके रिगार्डिंग आप लिख पाओगे। आपको इतने सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 4 नंबर का है तो सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप 7 से 8 पॉइंट लिखोगे तब भी चल जाएगा, या फिर 6 पॉइंट भी लिखोगे तब भी इनफ है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट के 2 लाइन पढ़ते हैं। एज द ऑडिटर ऑफ PQR लिमिटेड, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर would you perform to ensure that all subsequent events are considered so that financial statement for the year ended 31st March of 2021 represent true and fair view? ओके, देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अपन को क्लियरली पता चल गया क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सबसिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, सबसिक्वेंट इवेंट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। चलिए अब अपन क्वेश्चन पूरा देखते क्या है क्वेश्चन। आप एक PQR लिमिटेड, आप जिसकी क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, उसका बिजनेस कैसा है, वो क्या करती है, फूड प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, एयरलाइन कंपनी को। कंपनी जो गुड्स ट्रांसफर करती है वो कैसे हैं, नॉन पेरिशेबल है। और कंपनी क्या करती है, 1 मंथ का स्टॉक क्या करती है, अपने पास रखती है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 75 करोड़, राइट। पेमेंट कैसे मिलता है, जब कंपनी 45 डेज आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स, 45 दिन के बाद हमको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। ये क्या बोल रहा है, मार्च 2021 तक तो क्या था, सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कोविड नहीं आया था। पर जैसे ही कोविड आया, राइट, जैसे ही कोविड आया क्या हुआ, फ्लाइटें एक बार सारी रद्द हो गई, फ्लाइटें सारी बंद हो गई, बराबर। मतलब हमारे जो पास जो 1 महीने का हमने जो स्टॉक अपने पास रखा था, राइट, अब क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आ जाए, बराबर। साथ में ये क्या बोल रहा है, जैसे कि 45 दिन बाद पेमेंट मिलता था, तो एक बार जैसे एयरलाइन बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, तो हो सकता है उनको पेमेंट भी उनको टाइमली नहीं मिला होगा। इससे क्या हुआ, द लिक्विडिटी पोजीशन एयरलाइन कंपनी गॉट हिट एंड शेड्यूल पेमेंट्स वर आल्सो नॉट रिसीव्ड बाय ऑन द ड्यू डेट्स। As the audit of PQR Limited, what audit procedure would you perform to ensure that all subsequent events are considered so that financial statement for the year ended 31 March 2021? ओके, देखिए कुछ कुछ खास नहीं है, ऊपर बहुत सारी रामायण लिखी और नीचे सिर्फ पूछा है कि आप किस तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे टू इंश्योर दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर कंसिडर्ड। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो मैनेजमेंट की इंक्वायरी करते थे, बराबर। साथ में हम क्या करते थे, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते थे, साथ में मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को देखते थे, राइट। साथ में हम क्या करते थे, जो इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल, जो रिसेंटली जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर है तो ऑडिटर क्या करता है, उनको भी गो थ्रू करता है। देखिए, obtain understanding of the procedure through which management identifies subsequent event, inquiry of management, reading minutes of meetings, reading the entity's latest subsequent interim financial statement, if any. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए आप इसकी भी लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पूछा जाएगा, इंस्टीट्यूट ने क्लियरली पूछा क्वेश्चन किसका है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, क्वेश्चन किसका है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का है। तो चलिए अपन एक बार ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ RailP Limited for the financial year 22-23 was issued by SRM and Company on 23rd July 2023। हमने रिपोर्ट कब इशू करी है, 23rd of July को। However, case was filed against RailP Limited on 9th August 2023 with the civil court with respect to an incident caused in its factory on 24 January 2023. The future outcome of which may result into paying heavy penalty for RailP Limited, which was informed to Mr. Rishabh Pandey, the partner of SRM and Company. देखिए, हमने 23rd of July को क्या किया था, अपनी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करी थी। हमने क्या किया, 23rd of July को हमारी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करी थी और 9th of August को हुआ एक केस फाइल हुआ। केस क्या हुआ, एक केस फाइल हुआ जिसके कारण हो सकता है कंपनी को है ना हैवी पेनल्टी देनी पड़ जाए। और वो मैटर किससे रिलेटेड था, फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड था। मतलब हो सकता है यहाँ पे कंपनी को या तो एडजस्टमेंट करना पड़े या फिर कुछ प्रोविजन वगैरह बनाना पड़े या फिर हो सकता है उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर वगैरह देना हो सकता है, बराबर।
अब देखिए क्या हुआ, मिस्टर अब ये क्या हुआ, ये मैटर कंपनी ने क्या किया, हमारे उनका जो ऑडिटर था उसके साथ ही ये उसको इन्फॉर्म किया। अब जब हमारे जो ऑडिटर थे जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने क्या किया, तो उसने सबसे पहले उस मैटर को क्या किया, डिस्कस किया मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, and it was determined to amend the financial statement for 22-23. Further, Mr. Rishabh inquired how the management intend to address the said matter in the financial statement, to which he was told that the said matter was going to be disclosed as a contingent liability for a court case to be footnoted in balance sheet with no additional disclosure. तो मैनेजमेंट उसमें क्या करने वाला है, मैनेजमेंट एक एडिशनल डिस्क्लोजर देने वाला है, राइट, एज ए कॉन्टिजेंटल लाइबिलिटी। तो उस केस में मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट टोल्ड मिस्टर ऋषभ दैट such disclosure was enough, as he would be further going to provide description of the said court case and its outcome in the emphasis of matter paragraph in his amended audit report, राइट। तो मैनेजमेंट क्या बोलती है, हम इसको एज फुटनोट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप है ना वैसे भी आप इसको है ना एम्फेसिस ऑफ मैटर paragraph आप इसको वैसे भी दोगे, राइट। तो हम इसको एज ए फुटनोट थोड़ा बहुत भी इसके बारे में डिस्क्लोजर देंगे तो वो चलेगा, राइट। हम इसका पूरा डिस्क्लोजर नहीं भी देते, हम छोटा मोटा डिस्क्लोजर देते हैं तब भी वो चलेगा, क्यों, आप तो वैसे भी इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर paragraph में देने वाले हो, बराबर। तो ये क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफोर्सेड केस प्लीज आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, whether Mr. Rishabh on behalf of SM company has properly adhered to his responsibility in accordance with SA 560 on becoming aware of the court case filed against the RP Limited. Of course हमारे सीए साहब ने तो क्या किया है, सारा ही प्रोसेस सही से किया है। उसने पहले मैनेजमेंट के साथ बात करी, फिर बोला कि आप इसको किस तरीके से है ना करने वालों, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करोगे, और अगर करोगे तो आप इसको फाइनेंशियल किस तरीके से आप इसको एड्रेस करोगे। तो हमारे सीए साहब ने तो क्या किया, ऐसे 560 के अकॉर्डिंग सारा काम सही से किया। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने बोला कि आप एज ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे रहे हो तो वो गलत है। ध्यान रखना, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्लियरली बोलता है 706 इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ। अगर एएफआरएफ आपको कोई डिस्क्लोजर देने का बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ध्यान रखना आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ईओएम उसका कोई है ना सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। तो मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो क्या है, गलत बोल रहा है। तो देखिए ऑडिटर को 3 प्रोसेस परफॉर्म करे थे जो ऑडिटर ने अच्छे से की है, राइट। तो देखिए thus it can be said that Mr. Rishabh has properly adhered to his responsibility in accordance with the SA 560 on becoming aware of the court case filed against the RP Limited। हमारे सीए साहब ने तो सारा काम सही से किया। एक सेकंड का होल्ड करिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्या था, अपने क्लियरली बोला था डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट that the AFRF require management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation, right। तो जो EOM है ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, right। So in the given case the management of RP Limited has presumed that as the auditor was going to provide a description of the said court case and its outcome in the emphasis of matter paragraph in his amended audit report, there was no further need for it to provide additional disclosure about the court case in the financial statement. The said condition of management of RP Limited is not valid as emphasis of matter paragraph cannot be used as a substitute for disclosure required to be made in the financial statement as per AFRF, right। तो हमारे सीए साहब ने काम सही से किया, जो मैनेजमेंट का कंटेंशन था वो क्या है, वो सही नहीं है, राइट। तो ऑडिटर इस पर मैनेजमेंट को बोलेगा क्या क्या आप क्या कहते हैं, इसका पूरा एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दीजिए, हमारा जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है मूव फास्ट लिमिटेड engaged in the manufacturing of shoe and slippers located in Bahadurgarh in Haryana. Due to unprecedented rains in the area in the month of September 2022, many areas of the town got inundated due to the choking of a sewer system. As a result of the above, the company's premises located in the town were also affected, resulting in the damage of stocks. Okay, कंपनी का जहाँ पे है ना गोडाउन या फिर जो वेयर हाउस वगैरह होगा वहाँ पे क्या हुआ है, सितंबर बहुत भारी बारिश आई थी और उसके कारण क्या हुआ, उनके जो स्टॉक है उसमें कुछ डैमेज हुआ होगा। द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1 करोड़ एंड द सेम इज शोन एज अ क्लेम रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 23 एज द क्लेम वाज नॉट सेटल्ड एट ईयर एंड। तो कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस के पास है ना एक कंप्लेंट फाइल करी, एक क्लेम कंप्लेंट का एक क्लेम फाइल किया कि भाई उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह लिया होगा तो इंश्योरेंस का पैसा मांग रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बताया क्लेम रिसीवेबल बताया अपनी बैलेंस शीट में, राइट। अब क्या हुआ,
इंश्योरेंस वाले सर्वे करना होंगे और उन्होंने बोला कि आपको 45 लाख आपको है ना एज ए इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम आपको कितने का मिलेगा? 45 लाख का। मतलब कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना बताया था? 1 करोड़ का क्लेम। अब इंश्योरेंस वाले हैं वो है ना अप्रैल मंथ में आए और बोला कि 45 लाख को आपको क्या मिलेगा? आपको क्लेम मिलेगा। और कंपनी उसमें क्या करी? एग्री हो गई। और 5 ऑफ मई को क्या हुआ? 45 लाख का कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गए। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने बोला कि देखिए हमने आपके बुक्स वगैरह सब देख लिया, हमने प्रॉपर सर्वे कर लिया है और इसके बेसिस पे आपको 45 लाख तो मिलेंगे। आपको 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे? 45 लाख मिलेंगे। आपको 55 लाख आपको नहीं मिलेंगे, बराबर। और कंपनी को 5 ऑफ मई को है ना सारा अमाउंट भी मिल गया। 5 ऑफ मई को सारा अमाउंट भी मिल गया। मतलब ऑफ कोर्स ये कैसा है? एडजस्टिंग इवेंट है। क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। अब ये क्या बोल रहे हैं? यू हैव जस्ट फिनिश्ड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ द कंपनी बाय द एंड ऑफ May 23। ओके, अभी तक आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट भी नहीं किया है। आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं किया है। उससे पहले ये क्या हुआ है? इवेंट हो गया है। बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या हुआ है? ये ना एक ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है, बराबर। तो ये बोल रहा है कि इस केस में इज देयर एनी रिस्पांसिबिलिटी कास्ट अपॉन एज यू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द अबव सिचुएशन। तो ऑफ कोर्स ये क्या है? एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, राइट। एएस इंडिया स्टैंड के अकॉर्डिंग ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। इसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए? एडजस्ट करना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को इसके साथ क्या करेगा? डिस्कस करेगा, पूछेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, और अगर अमेंड करने की जरूरत है तो आप उसको किस तरीके से एड्रेस करने वाले, आपको किस तरीके से एड्रेस करने वाले हो, बराबर। और अगर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करती है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? क्या करेगा? ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन है, या तो नई ऑडिट रिपोर्ट बनाए या फिर ऑडिटर क्या कर सकता है? ड्यूअल रिपोर्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फॉलो कर सकता है। तो देखिए एक बार आंसर रीड कर देना। आपको जो बताया उसे इंस्टीट्यूट ने उससे आंसर थोड़ा सा छोटा ही दिया है। एक बार इस आंसर को रीड करना, बहुत ईजी है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सीए अनुज is auditor of a listed company and he is in the midst of conducting an audit of the said company for the financial year 31st March 23. At a meeting of the board of directors held on 17th April 23, a dividend of rupees 1 crore is proposed to equity shareholder as at the rate rupee 10 per share, and such a proposal has a good chance of being approved in the AGM of the company to be held after a few months. Okay, देखिए पहला तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, राइट। पहला तो ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ये कब हो रहा है? 17th ऑफ अप्रैल हो रहा है, मतलब ईयर एंड के बाद हो रहा है, बराबर। His audit procedure are near completion. He is contemplating finalizing the audit report by 31st July 2023. Is there any responsibility thrust upon him as a auditor of the company? तो ध्यान रखना, इसका आप एक डिस्क्लोजर भी दे दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो क्या है? इनफ है, राइट। देखिए कंडीशन कैसी है? दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, therefore no liability exists for the company on the reporting date because there is no obligation to pay at the reporting date in accordance with the Ind AS 1, बराबर। तो ये कैसा है? इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। हाउएवर आप क्या कर सकते हो? इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए नोट्स टू अकाउंट आप क्या कर सकते हो? डिस्क्लोजर कर सकते हो। आप एज ए नोट्स टू अकाउंट आप क्या कर सकते हो? इसको डिस्क्लोजर कर सकते हो। Therefore, it should be ensured that it is disclosed in notes to account in financial statement. He should verify in accordance with SA 560 that it is so disclosed in the notes to accounts. इसी के साथ में पूरा होता है SA 560 भी। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में अपन शुरू करेंगे क्वेश्चंस ऑन SA 570। राधे राधे।